हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ चेयरफ निशा इनसाइट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट का पार्ट 8, जिसमें हम अपने टीचिंग एप्टीट्यूड का रिमेनिंग पोर्शन कवर करेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा था ये स्वयं स्वयं तक हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था पार्ट, है ना। स्वयं तक पढ़ा था हमने। और उससे पहले क्या पढ़ा था, ये देखिए। कल हमने क्या पढ़ा था वो एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे आगे का पढ़ना। कल हमने ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस यानी कि ऑनलाइन टीचिंग ऑफलाइन टीचिंग का पढ़ा था, है ना। और हमने पढ़ा था टीचर सेंटर और स्टूडेंट सेंटर में क्या डिफरेंस है, ये भी कल हमने पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि कितने ऑनलाइन लर्निंग होती है, ऑनलाइन टीचिंग होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। ऑफलाइन के पढ़ा था। साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि स्वयं क्या होता है और स्वयं में क्या क्या करवाया जाता है, स्वयं में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, कितने प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हमने कल पढ़ा था, है ना। और स्वयं के कितने पिलर हैं वो भी हमने पढ़े थे। ये रहे पिलर इसके। बेनिफिट ऑफ स्वयं भी पढ़ा था हमने। कितनी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है ये पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आज हम पढ़ेंगे नेशनल कोऑर्डिनेटर से। ये क्या है? ये स्वयं का ही पार्ट है। स्वयं के कितने नेशनल कोऑर्डिनेटर है वो पूछा है, तो अपने को यहाँ सिर्फ नाम नाम याद करने हैं। ठीक है, क्या करना है? नाम याद करना है। तो स्वयं के नेशनल कोऑर्डिनेटर में आएगा यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेशनल प्रोग्राम टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग एनपीटीईएल आ जाएगा, NITTR आ जाएगा, NIOS जो कि स्कूल एजुकेशन के लिए, इग्नू आ जाएगा, AICT आ जाएगा, CEC, IIMB, NCERT। ठीक, तो ये है इसके कोऑर्डिनेटर। अब पूछे कि स्वयं में क्या क्या करवाया जाता है। स्वयं में बेस्ट इन क्लास इंस्ट्रक्शन की नॉलेज दी जाती है, स्किल दी जाती है। ठीक है, क्लास में इंस्ट्रक्शन अच्छे से दी जाते हैं, वीकली असाइनमेंट भी दिए जाते हैं, क्रेडिट ट्रांसफर है, हम आसानी से कर सकते हैं। कि हमने कोई कोर्स करा, जैसे उसके हमें 4 या 5 क्रेडिट मिल गए, उसको हम इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। और प्रोटोकोड एग्जाम एग्जाम भी करवाए जाते हैं। लोकल चैप्टर यानी कि मूक वगैरह करवाए जाते हैं, इसमें लेसन्स पढ़ाए जाते हैं, कोर्स करवाया जाता है। ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। ठीक, तो फर्स्ट नेशनल कोऑर्डिनेटर से हम पढ़ेंगे। नेशनल कोऑर्डिनेटर फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है AICTE। अब देखिए, अपने को क्या है यहाँ पे पढ़ना है? अपने को पढ़ना है कि नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन है, जो मैंने ऊपर आपको दिखाए थे वो, और उनकी फुल फॉर्म याद करनी है। क्या करनी है? फुल फॉर्म याद करनी है। नेम पता होना चाहिए, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। ये जो सारा मटेरियल मैंने आपको दे रखा है ना, वो एक्स्ट्रा है। इसको अगर आपका मन करे तो एक बार रीड कर लेना। अगर रीड किया होगा तो आपको थोड़ा इसके बारे में नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, बाकी ये एग्जाम में इतना नहीं आता। एग्जाम में सिर्फ ये पूछ लेते हैं कि नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन सा है, अपने ऑप्शन में से सिलेक्ट करने होते हैं। ये हो गया, या फिर PMNT ऐसा कुछ नाम दे दिया तो हम कहेंगे ये कोऑर्डिनेटर है, ये नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरा ऐसे फुल फॉर्म पूछ लेंगे, AICT की फुल फॉर्म बता दो। तो AICT की फुल फॉर्म क्या होगी? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, AIC ने अपॉइंटमेंट क्या किया? 9th नेशनल मूक को। वैसे ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा रीड कर लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है, AICT कोऑर्डिनेटर है और इसकी ये फुल फॉर्म है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है CEC। CEC की फुल फॉर्म क्या है? CEC की फुल फॉर्म है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, और कहाँ पर है? दिल्ली में, ये याद कर लेना, बस इतना बहुत है। आगे फिर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू। इग्नू भी इसका कोऑर्डिनेटर है। इग्नू की फुल फॉर्म ये नहीं। ठीक है, और इग्नू किसके लिए? देखो, ये तो क्या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है ना, इसके द्वारा इस्टेब्लिशमेंट किया गया 1985 में। ये भी याद कर लेना। ठीक है, कब किया गया था? 1985 में। किसके द्वारा? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। और ये किसके लिए होता है? ये टीचिंग क्या करवाता है? हाई क्वालिटी टीचिंग थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड। ओपन और डिस्टेंस लर्निंग ये करवाता है। यूनिवर्सिटी ने कब एकेडमिक प्रोग्राम स्टार्ट करे? 1987 में। अब देखिए, जो इम्पोर्टेंट है ना वो तो मैं खुद आपको एक्सप्लेनेशन करवा रही हूँ। जो ज़्यादा फालतू की चीज़ें दी हुई है, एक्स्ट्रा है, जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आप खुद पढ़ लेना। जैसे कि मैंने आपको बताया
कि इसमें इसमें कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो लिखा हुआ है इतना, ये आप थोड़ा सा रीड कर लेना ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें क्या है क्या नहीं है। बाकी इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इसकी फुल फॉर्म क्या है और कहाँ पर है। अब इसमें इग्नू में थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इग्नू है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा 1985 में किया गया था इस्टेब्लिशमेंट, और ये क्या करवाता है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग करवाता है, और एकेडमिक प्रोग्राम 1987 में स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं आईआईएम बेंगलोर। आईआईएम बेंगलोर की फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था। ये भी हो गया। फिर हम देखते हैं NIOS किसके लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्कूलिंग के लिए कौन है, स्कूलिंग के लिए कौन हो जाएगा, NIOS। इनकी याद रख लेनी आपको फुल फॉर्म, क्योंकि मैचिंग में क्वेश्चन जाते हैं कि स्कूल के लिए कौन सा है तो NIOS कर देंगे। टीचर ट्रेनिंग के लिए कौन कौन सा है, NITTR ये आ जाएगा। टेक्निकल एजुकेशन के लिए कौन सा है, AICTE आ जाएगा। इनकी फुल फॉर्म है ना, टेक्निकल एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग का आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो NIOS किसके लिए है, अपनी ओपन स्कूलिंग के लिए, ओपन स्कूलिंग NIOS। तभी तो मैंने आपको ये थोड़ी सी डेफिनेशन लिख के दी है ताकि आप इससे क्या रीड कर लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब है NCERT। NCERT की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये किसके लिए, रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए। तो अब मैचिंग में आ जाएगा, रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए आप बताओ तो आप NCERT कर लेना। और ये आता है कि NCERT क्या है, NCERT एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, कब सेटअप की गई, 1961 में की गई थी। किसने की थी, एडवाइस किसने दी थी, सेंट्रल स्टेट ने, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने दी थी। ठीक है, यहाँ पे याद कर लेना NCERT का। फिर आगे देखते हैं, आगे NITTR। इसका क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। देखो, टीचर ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए कौन सा है, NITTR। कहाँ पर है, चेन्नई में है। और कौन सी है ये, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। ये याद आता है किसने स्टार्ट करी, MHRD ने की थी। ठीक है, जिसका अभी नाम क्या है, MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और कब की थी, 1964 में की थी। ये कर लेना, जिसमें मैं ये देखो हाईलाइट कर रही हूँ वो पढ़ लेना आप। NPTEL कब किया गया, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्निकल टेक्नोलॉजी इन्हांस लर्निंग। ये भी MHRD के द्वारा किया गया था। और इनिशिएट कितने किए, 7 इंडियन इंस्टीट्यूट किए। कितने, 7 इंडियन इंस्टीट्यूट इनिशिएट करे। कहाँ कहाँ पर, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी और रुड़की में। ठीक है, और ये कहाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर 2003 में स्टार्ट किए गए थे। जो ये थे ना अपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के, ये क्वालिटी अपनी एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, IIT IIMs। ठीक है, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देते हैं। और ये क्या, फिजिकल साइंस, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इनको भी पढ़ाते हैं, इनके लिए भी कोर्सेज निकालते हैं। तो ये आप पढ़ लेना। ठीक है, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस जो लिखा हुआ है ना वही पढ़ना आपको। इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, बस हायर एजुकेशन का ही है एक तरह से ये, कि NPTEL की फुल फॉर्म क्या है, किसने स्टार्ट किया, MHRD ने। और इसके 7 इंस्टीट्यूट है, IIT के खड़गपुर वगैरह में, रुड़की में। और ये क्या, टेक्निकल एजुकेशन देते हैं, क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। और साथ ही साथ ये पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, मैनेजमेंट, इनके कोर्सेज भी प्रोवाइड करवाते हैं। अब आता है अपना फेवरेट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC। ये कब, अभी इसका इम्पोर्टेंट है देखो, इसका पूरा बढ़ा देती हूँ मैं आपको। जो UGC है ना, वो 1956 में एक स्टैचुरी बॉडी बना। कब बना, 1956 में। और अगर इसका आ जाए कि इसका पहले किसने किया, पहले कब आया था ये अपने इसमें रिकॉग्नाइज में, तो 1953 में। तो वैसे इसको हमने क्या किया था, रिकॉग्नाइज करा था। और कब ये बना था, स्टैचुरी बॉडी कब मिला, बना था 1956 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में इसको लाया था। और ये क्या करता है, मेंटेन करता है ये स्टैंडर्ड्स को, यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया। यानी कि अपने इंडिया में यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन दी जाती है उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करेगा, कि यूनिवर्सिटी में दी जाने वाली जो एजुकेशन है ना, उनके क्या क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, उन सबको ये रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है।
ठीक है। यूजीसी ने क्या डिसेंट्रलाइज करा है ऑपरेटिंग बाय सेटिंग 6 रीजनल कोर्स सेंटर्स। अब यूजीसी है ना, इसके 6 रीजनल सेंटर है। कहाँ कहाँ पर है? पुणे में, हैदराबाद में, कोलकाता में, भोपाल में, गुवाहाटी में और बेंगलोर में। ठीक है, तो ये आ सकता है कितने रीजनल ऑफिस है? 6 है। दी हेड ऑफिस ऑफ यूजीसी, हेड ऑफिस ऑफ यूजीसी कहाँ पर है? वो है बहादुर शाह जफर मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, जो कि न्यू दिल्ली में है, वहां पर। और विद 2 एडिशनल ब्यूरो, और 2 एडिशनल ब्यूरो कहाँ पर है इसके? फ्रॉम 35 फिरोज शाह रोड और साउथ कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एज वेल, वहां पर है। ठीक है, तो इसके 6 रीजनल ऑफिस है और इसके हेड ऑफिस कहाँ पे है? हेड ऑफिस है बहादुर शाह जफर मार्ग पर, जो कि न्यू दिल्ली में। और 2 एडिशनल ब्यूरो कहाँ पे है? 35 फिरोज शाह रोड पर और साउथ कैंपस ऑफ दिल्ली में। अब ये कंटेंट कौन से देता है? 27 पीजी मूक्स ऑफर करता है, यानी कि 27 पीजी कोर्स इसके मूक है, वो प्रोवाइड करता है, जो कि 8 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए गए हैं। वो 8 लैंग्वेज हिंदी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और तमिल है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा यूजीसी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आएगा स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या होता है? अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा तो स्वयं, उसके बारे में थोड़ा सा कर लेते रिवाइज, फिर उसके बाद में हम स्वयं प्रभा पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा? स्वयं पढ़ा। क्या पढ़ा? स्वयं, SWYA। इसकी फुल फॉर्म क्या थी? स्टडी वेब फॉर एक्टिव लर्निंग यंग एस्पायरिंग माइंड, है ना? फुल फॉर्म ये होगी। इसके कितने पिलर्स हैं? इसके पिलर कौन कौन से हैं वो बताने हैं। पिलर्स तो 4 क्वाड्रेंट है, पिलर्स इसके 7 है। वही सारे AICTE वाला, AICTE, NITTR और NIOS, इग्नू, ये सारे पिलर। 4 क्वाड्रेंट है इसके, 4 क्वाड्रेंट, जिसमें पहले तो अपना वीडियोस यानी कि ई ट्यूटोरियल, है ना? उसके बाद क्या था अपना? ई कंटेंट, यानी कि PDF वगैरह। पहले में वीडियो, फिर कंटेंट, फिर अपना क्या था? सेल्फ वेब रिसोर्सेज, जिसमें डाउट क्लियरिंग सेशन आ गया, वेब रिसोर्सेज, है ना? और फोर्थ में क्या था? सेल्फ असेसमेंट, ये था। और इसके कितने रूल थे? रूल थे इसके 3। प्रिंसिपल कितने थे? 3। वो देखते हैं। एक मिनट क्लीन कर लूँ मैं इसको, उसके बाद बताती हूँ। इसके 3 प्रिंसिपल थे। कौन कौन से? EAQ, ये ट्रिक करी थी हमने, यानी कि एक्सेस, सभी को इसका एक्सेस, उसके इक्विटी, सभी को समान रूप से मिले, क्वालिटी, क्वालिटी एजुकेशन मिले, है ना? तो ये 3 इसके रूल थे। और ये इसमें कहाँ से कहाँ तक स्टडी करवाई जाती थी? स्टडी करवाई जाती थी इसमें 9 टू पोस्ट ग्रेजुएट, 9 टू PG, है ना? 24 आवर 7 वीक में इसमें क्या होती थी? स्टडी होती थी। और ये क्या था? डोर टू डोर एजुकेशन देता, डोर टू डोर, फ्री और क्वालिटी एजुकेशन देता, फ्री क्वालिटी एजुकेशन, है ना? किसने स्टार्ट करा था? MHRD ने किया था। अब उसका नाम क्या? MOE है। और साथ ही साथ किसकी हेल्प से? माइक्रोसॉफ्ट, MHRD, गूगल। ये याद रखना, गूगल। इसकी जगह ना क्वेश्चन में PYQ में हमेशा इन्फोसिस डाल देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि गूगल ने किया था। MHRD और AICTE भी इसका कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, तो AICTE भी आ जाएगा, तो ये ध्यान रखना। अभी हमने एकदम पूरा क्रक्स इसका रिवाइज कर लिया स्वयं का, जो आज कल हमने पढ़ा क्लास में और आज हमने पढ़ा, वो सारा का सारा रिवाइज हो चुका है। तो अब हम करते हैं स्वयं प्रभा के बारे में। स्वयं प्रभा क्या, पहले क्या होता था? 34 DTH चैनल होते थे, 34 DTH चैनल।
पर अब देखिए मेरी स्लाइड में आपको सारा अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, मैंने सारा अपडेट किया हुआ है। तो 80 चैनल अभी हुए हैं जस्ट अभी, उसमें से 40 तो आ गए हैं, 40 बल्कि अभी तक आए भी नहीं है, जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम के इसके अंदर शामिल है 40 चैनल। ठीक है, तो ये 40 चैनल, हाँ, ये स्वयं प्रभा के 40+40 यानी कि टोटल 80 है, जो कि क्वालिटी एजुकेशन देते हैं 24 आवर्स और 7 के बेस पे, डायरेक्ट टू होम चैनल है। और ये इसका याद रखना कि जो स्वयं था ना वो तो मोबाइल में चल जाता था, लेकिन ये जो स्वयं प्रभा है ना वो टीवी वाला चैनल है, सैटेलाइट के थ्रू चलता है। किसके थ्रू? सैटेलाइट के। सैटेलाइट कौन सी? GSAT-15। कौन सी? GSAT-15 के द्वारा। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने स्टार्ट करा था, पहले 34 थे, उससे पहले 32 थे, अब 80 हो चुके हैं, है ना। और ये एजुकेशनल प्रोग्राम है जो कि टेलीविजन पर चलाए जाते हैं, ध्यान रखना। और एज पर दी स्वयं ऑनलाइन पोर्टल, जैसे कि स्वयं है उसकी तरह ही यहाँ पर NPTEL, IIT, UGC, NCERT के द्वारा भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे कि स्वयं में ये NPTEL, IIT, UGC, NCERT कंटेंट प्रोवाइड कराते थे, वैसे ही स्वयं प्रभा में भी ये सारे कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। और ये किस पे आता है? टेलीविजन पर आता है। UGC ने क्या कंसीडर करा है कि यूनिवर्सिटी को शुड प्ले की रोल, कि यूनिवर्सिटी को ना एक मेन रोल प्ले करना चाहिए किस चीज़ में? पब्लिसिटी और पॉपुलराइजिंग स्वयं कोर्सेज अमंग द लर्नर, कि बच्चों के अंदर ना स्वयं कोर्सेज को ना पॉपुलर करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए बच्चों को इन कोर्सेज के प्रति ना यूनिवर्सिटी को मेन रोल प्ले करना चाहिए, यानी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म करना चाहिए बच्चों को कि ऐसे कोर्सेज भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और इनेबलिंग देम टू गेन फ्रॉम मूक्स एंड मोर एक्सटेंसिव फुटिंग, और जितने भी कोर्सेज वगैरह हम हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं उन सबसे बच्चों को क्या मिले? प्रॉफिट मिले, गेन मिले। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी को क्या करना चाहिए? उनको जागरूक करना चाहिए बच्चे को, ताकि उनको भी क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। ठीक है, फिर आता है क्रेडिट ट्रांसफर, की जो स्वयं और स्वयं प्रभा के द्वारा जो भी हम कोर्सेज करेंगे ना उसके हम क्या कर सकते हैं? क्रेडिट को ट्रांसफर करवा सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है। ठीक है, यूजीसी क्या कहता है? यूजीसी रेगुलेट करता है यूनिवर्सिटी को ताकि वो चेंज कर सके अपने रूल में, और क्रेडिट को मोबिलिटी यानी कि क्रेडिट ट्रांसफर की क्या है? गतिशीलता आ सके। और मूक कोर्सेज है जो कि स्वयं प्लेटफॉर्म के अंदर चलाए जाते हैं, उनको अच्छे से कंप्लीट करा सके। ठीक है, ये हो गया अपना। अब स्वयं है उसने क्या इनिशिएट किया है? स्वयं इनिशिएट किया गया MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ये तो हमने पढ़ लिया ना स्वयं का, डबल बार स्लाइड आई हुई है। 2 बार आ गई स्लाइड। स्वयं का हमने कल पढ़ लिया था, मैंने आपको अच्छे से समझा भी दिया। और ये स्वयं प्रभा का यही है बस इतना अपना, कि इसके कितने चैनल हैं और ये किसने स्टार्ट करा, कौन कंटेंट प्रोवाइड करवाएगा, है ना। चलो थोड़ा और पढ़ लेते हैं इसमें, जब मैंने डबल बार स्लाइड डाल दिया तो ये और रिवीजन हो जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने ये करा है स्टार्ट, जो अब की MOE है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला। और जो अपना प्रणब मुखर्जी प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उन्होंने क्या करा? उन्होंने इसको लॉन्च करा स्वयं को, कब? 9 जुलाई 2017 में। 9 जुलाई 2017 को जो अपना प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उन्होंने ये लॉन्च करा स्वयं के पोर्टल को। ठीक है, और इसके कौन कौन है? AICT, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सारे इसके कोऑर्डिनेटर है। ये इन सभी ने इनको डेवलप करा था। ये देखो, डेवलप्ड कोऑपरेटली, स्वयं है किसके द्वारा डेवलप किया गया? स्वयं डेवलप किया गया MHRD के द्वारा, AICT के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। ठीक है, द करंट स्वयं प्लेटफॉर्म है वो अभी क्या करता है? 2000 से भी ज़्यादा कोर्सेज को प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, कि एक्सेस कहाँ से कहाँ तक है? 9 टू पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज है वो हम एक्सेस कर सकते हैं। और इनेबल प्रोफेसर फैकल्टी, कौन कौन से प्रोफेसर यहाँ पे पढ़ाते हैं? जो IIT के, IIM के, ISERs के जो प्रोफेसर है ना वो यहाँ पे पढ़ाते हैं। ठीक है, स्वयं ऑपरेट करता है मूक को भी डिफरेंट वे में, डिफरेंट स्ट्रक्चर में। जो मूक्स है ना उनको भी अलग अलग वे में, अलग अलग स्ट्रक्चर में ये क्या करता है? ऑपरेट करता है। ये देखिए मैंने बताया था वैसे ही कि कितने क्वाड्रेंट है, यानी कि कितने टाइप से कोर्सेज को हम डिलीवर कर पाते हैं, लेसन्स को डिलीवर कर पाते हैं। पहले में E ट्यूटोरियल यानी कि वीडियो, फिर E कंटेंट यानी कि PDF, फिर डिस्कशन फॉर्म यानी कि डाउट क्लियरिंग सेशन, सेल्फ असेसमेंट यानी कि टेस्ट वगैरह लेना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? डायरेक्ट टीचिंग करते हैं, जिसका मतलब कि एनिमेटेड वीडियो, पावर पॉइंट, ये सब देना।
प्रेजेंटेशन देना, पॉडकास्ट देना। सेकंड में क्या करते हैं, ई कंटेंट देते हैं, ई बुक्स वगैरह देते हैं। थर्ड और फोर्थ, ये यहाँ से कट गया थोड़ा स्लाइड में से, थर्ड और फोर्थ मैंने लिखा हुआ था, यहीं पे बता देती हूँ कि थर्ड में क्या करते हैं, हम डाउट क्लियरिंग सेशन लेते हैं, डाउट्स को सॉल्व करते हैं, और फोर्थ में क्या, हम टेस्ट वगैरह लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने ये भी बता दिया आपको पहले ही कि इसके कौन कौन से कोऑर्डिनेटर है, वो है AICTE, NPTEL हो गया, UGC हो गया, NCERT, NIOS, IGNOU, IIM, NITTR। अब ये देखो यहाँ पर आपको साफ दिया हुआ है कि ये किसके लिए होता है, ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए है, ये इन्हांस्ड लर्निंग के लिए है, और ये किसके लिए, नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएट एजुकेशन। ये जो स्लाइड है ना, ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट स्लाइड है। इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे, ये याद रखना। ठीक है, इसका एक एक वर्ड लिखा हुआ है ना, वो सारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि AICT की फुल फॉर्म पूछेंगे, साथ में मैचिंग में आ जाएंगे कि किसके लिए, UGC का पूछ लेंगे किसके लिए, तो ये किसके लिए, नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए है। CEC पूछ लेंगे किसके लिए, तो CEC है वो अंडर ग्रेजुएट के लिए है। NCERT पूछ लेंगे तो स्कूल एजुकेशन के लिए है, और NIOS किसके लिए, वो भी स्कूल एजुकेशन के लिए। IGNOU किसके लिए, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन के लिए। ठीक है, IIM किसके लिए, मैनेजमेंट स्टडी के लिए। NITTR किसके लिए, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो एकदम मैंने मतलब इसमें क्रक्स वे में, ये स्लाइड कौन सी है, एकदम क्रक्स है, जहाँ से आपके 2 या 3 क्वेश्चन बन जाएंगे इजीली। अब हम बढ़ते हैं मूक क्या होता है। मूक क्या है, एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है। देखो नाम इसकी फुल फॉर्म आ जाती है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये क्या करते हैं, हम मॉडल है ये डिलीवरिंग लर्निंग कंटेंट, यानी कि ऑनलाइन ये ना कंटेंट को डिलीवर करता है। एनी पर्सन हु वांट्स टू टेक अ कोर्स, एक वो पर्सन जो कि इसके कोर्स को लेना चाहता है, उसको ये क्या करेगा, कोर्सेज को डिलीवर करेगा। यहाँ पर अटेंडेंस की कोई लिमिट नहीं है। मूक है वो टर्म कब किसने स्टार्ट करी, 2008 में डेव कॉर्मियर और ब्रायन अलेक्जेंडर ने स्टार्ट करा इसको। ठीक है, रिस्पॉन्स क्या है, ओपन ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है, यानी कि ऑनलाइन कोर्सेज है और सभी के लिए ओपन रहता है ये। ठीक है, कोई भी अगर पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। हर किसी को इसके लिए, मूक के लिए क्या चाहिए, या तो एक कंप्यूटर, एक डिवाइस चाहिए, और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, फिर वो ऑनलाइन कोर्सेज है ये, इनको इजीली एक्सेस कर सकता है। ये क्या कहता है, लूजली स्ट्रक्चर है इसका, मतलब कि फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, एकदम फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है इसका, इजिली कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, विदाउट नीड टू पे ट्यूशन और कमिट टू एकेडमिक प्रोग्राम। इसमें हम अपने को कोई भी ट्यूशन फीस वगैरह नहीं देनी पड़ती है। ठीक है, ये सारे स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी देता है कि आप ना ऑनलाइन क्लासरूम होता है उसमें आके पढ़ सको। ठीक है, और ये क्या करता है, लीवरेज वेब फॉर्मेट कोलैबोरेटिव कंटेंट इवैल्यूएशन मॉड्यूल लिमिटेड इन टाइम। ये कहता है कि इनका जो कंटेंट होता है ना, वो लिमिटेड टाइम के लिए भी होता है, जैसे कि 1 साल के लिए कोई एक कोर्स हो गया, 2 साल के लिए कोर्स हो गया, ऐसे। ठीक है, तो ये अपना हो गया मूक का। अब हम देखते हैं अपने जो सिलेबस का लास्ट टॉपिक क्या है, मतलब लास्ट वाली जो यूनिट थी ना, हमने अपने जो सिलेबस था टीचिंग एप्टीट्यूड को, उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड करा था। 4 तो अपनी होगी, आज 5th है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड क्या है और सपोर्ट सिस्टम, यानी कि पुराने जमाने के टीचिंग मेथड कौन से हैं और सपोर्ट सिस्टम कौन सा है जो कि उस टीचिंग को सपोर्ट करे। ऐसा सिस्टम जो टीचिंग को सपोर्ट करे वो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम होगा। ठीक है, ए कलेक्शन ऑफ टूल एंड रिसोर्सेज नोन एज टीचिंग सपोर्ट सिस्टम aid instructor in guide and instructing student to optimize their academic performance। ये कहते हैं वो सारे के सारे टूल, वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो कि हमारी टीचिंग को सपोर्ट करें, वो सारे सारे टूल और रिसोर्सेज जो हमारी टीचिंग को सपोर्ट करे, उसको बोलेंगे कौन, क्या है वो, सपोर्ट सिस्टम है हमारी टीचिंग का। जैसे कि टीचिंग एड्स का मतलब मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि वो सारे के सारे टूल्स जिसके सहायता से हम हमारी टीचिंग को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, उसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस को और ज़्यादा अच्छी कर देते हैं। तो जैसे कि प्रोजेक्टर हो गया, ऑनलाइन स्लाइड्स होगी, PPT होगी, ये क्या अपनी टीचिंग को और ज़्यादा अच्छा बना देते हैं। अब देखते हैं आगे, ये कहते हैं फ्यू इंस्टेंट ऑफ ICT बेस्ड, कुछ हमारे पास ICT बेस्ड कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत पुराने, कॉन्टेम्प्रेरी यानी कि मॉडल। कन्वेंशनल यानी कि ट्रेडिशनल, कॉन्टेम्प्रेरी यानी कि मॉडर्न। हमारे पास कुछ ICT बेस्ड, कुछ ट्रेडिशनल, कुछ मॉडर्न सिस्टम है जिसको हम अभी स्टडी करेंगे।
ठीक है। पहला अपने पास क्या है, ट्रेडिशनल है, जिसको कस्टमरी भी बोलते हैं। ट्रेडिशनल में क्या होता था, द करिकुलम एंड लर्निंग एनवायरनमेंट एंड विद इन द टीचर अथॉरिटी और थ्रू देयर एबिलिटी टू मेमोराइज स्टूडेंट लर्न। जो ट्रेडिशनल हमारे पास मेथड होता था टीचिंग का, उसमें सारी की सारी अथॉरिटी किसके पास होती थी, टीचर के पास होती थी। टीचर क्या करता, वही कंटेंट तैयार करता जो उसको पढ़ाना है, जो स्टूडेंट को उनको लर्न करवाना है। ठीक है, सारी की सारी अथॉरिटी किसके पास होती थी, टीचर के पास होती थी। वो ही लर्निंग इन्वायरमेंट तैयार करता था, और वो क्या करता था, बच्चों को ना मेमोराइज करवाता था, स्टूडेंट को लर्न करवाता था। फिर मॉडर्न आया जो कि आईसीटी बेस्ड भी था। मतलब मॉडर्न में क्या आ जाएगा, मॉडर्न में मिक्स आ जाएगा। ठीक है, कि आईसीटी इनेबल लर्निंग, अब आईसीटी की सहायता से लर्निंग करवाई जाने लगी। विच मेक्स अस यूज कंप्यूटर, जिससे हम कंप्यूटर को, प्रोजेक्टर को, मूवी को, डॉक्यूमेंट्रीज को दिखा के हम टीचिंग करवाते हैं। ठीक है, कंटेम्प्रेरी यानी कि मॉडल। मॉडर्न लर्निंग ऑक्यूर व्हेन पीपल एंड देयर सराउंडिंग इंटरेक्ट। यहाँ पर मॉडर्न टीचिंग में क्या होने लगी, मॉडर्न टीचिंग में ऐसा होने लगी कि लर्निंग तब होती जब बच्चे ना इन्वॉल्व हो जाते थे, इंटरेक्ट करते थे अपने आसपास के वातावरण में, अपने टीचर्स के साथ में। ठीक है, तो ये होगी मॉडर्न, जिसके अंदर हम आईसीटी का यूज करने लगे। थर्ड होती है आईसीटी बेस्ड, मतलब जो पूरी तरह आईसीटी पर ही आधारित हो, जैसे कि अपनी ऑनलाइन क्लास है। ऑनलाइन क्लास पूरी की पूरी तरह किस पे बेस्ड है, आईसीटी बेस्ड है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा तीनों में डिफरेंस। वैसे तो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजीली समझ आ जाना चाहिए। जो ट्रेडिशनल होता था, ट्रेडिशनल उसमें तो आ जाएगा चोक एंड टोक मेथड। चोक एंड टोक यानी कि ब्लैक बोर्ड था, उस पे चौक चलाया और बोला। ठीक है, फिर मॉडर्न आ गया। मॉडर्न में आ जाएगा अपना ऑफलाइन क्लासरूम। ऑफलाइन में क्या करते हैं हम, साथ ही साथ स्टूडेंट को टीचर समझाता, साथ ही साथ स्लाइड वगैरह दिखा देता, पीपीटी दिखा देता, प्रोजेक्टर दिखा देता। आईसीटी बेस्ड जैसे कि अपनी ऑनलाइन क्लासेस होगी, ये पूरी की पूरी किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पर आधारित है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक होगी, है ना, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड हो गया, लैपटॉप हो गया, ई रीडर्स हो गए, ये सारे आईसीटी बेस्ड है, जिसमें ऑडियो ऑडियो विजुअल टीचिंग करवाई जाती है, ऑनलाइन टेस्ट लिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शनल गेम होते हैं। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जिसमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने इसका मेन मेन पढ़ लिया है कि कौन सा मॉडर्न है, कौन सा आईसीटी बेस्ड है, कौन सा ट्रेडिशनल है। अब हम इसको डीपली लर्न करते हैं, डीपली समझते हैं। ये देखो, ट्रेडिशनल में मेथड का मतलब क्या है, हम बेसिक अप्रोच देखें तो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड में क्या आएगा, इसमें वो टीचिंग स्ट्रेटजी आएगी जो कि नॉलेज को जनरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मतलब क्लासरूम में हमें नॉलेज देनी है ना, क्लासरूम में नॉलेज देनी है, उसके लिए हम जो टीचिंग स्ट्रेटजीज को यूज़ करेंगे वो हो जाएगी ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, दिस टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज चोक एंड टॉक मेथड। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि चोक एंड टॉक मेथड किस में आ जाएगा, ट्रेडिशनल में हो जाएगा, क्योंकि इसमें फील्ड में हम एजुकेशन देते हैं, बस टीचर आएगा, वो स्टूडेंट को लेक्चर्स दे के चला जाएगा, चौक से लिख के चला जाएगा, तो वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, कन्वेंशनल यानी कि ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल टीचिंग टेक्निक थी अपनी, उसकी क्या विशेषताएं थी, ये टीचर सेंटर थी, क्योंकि मेन फोकस किस पे होता था, टीचर पे होता था, अथॉरिटी किसकी होती, टीचर की होती थी। इनमें हम क्या करते थे, ओवर इन्फॉर्मेशन दे देते थे, पॉइंट ऑफ व्यू भी किसका देखा जाता था, टीचर का देखा जाता था, है ना। चौक एंड टॉक में करेंगे, स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, इंटरेक्टिव नहीं हो पाते हैं, तो ओवर हो जाती है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें फोकस किस पे होता था, टैक्टिक्स पे होता था, री और रिमेम्बरिंग पे होता था। कैसे कि स्टूडेंट, टीचर आया, उसने लेक्चर्स दिया विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी, तो बच्चों को कम समझ आता। तो इसमें टीचर क्या करता, अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज पे फोकस करता। टैक्टिक्स मतलब कि जो शॉर्ट टर्म अपने पास मेथड होते हैं उन पे ध्यान देता था कि कैसे बच्चों को मैं ना ये चीज़ें लर्न करवाऊँ, याद करवाऊँ। तो री करता वो, यानी कि बार बार चीज़ें रिपीट करके, स्ट्रेस दे दे के, उन चीज़ों पर जोर दे दे के उनको सिखाता था। तो री और रिमेम्बरिंग यहाँ पे करवाई जाती थी, बच्चों को लर्न करवाने पे ज़्यादा फोकस करा जाता था। यहाँ पर पैसिव स्टूडेंट होते थे जो कि इन्वॉल्व नहीं होते, यानी कि निष्क्रिय स्टूडेंट होते थे। द completion of courses and old assessment system are still the key priorities। यहाँ पर जो ओल्ड असेसमेंट सिस्टम था वो मेन प्रायोरिटी मानी जाती थी। मतलब कि हमने पढ़ा दिया, पहले लेक्चर्स ले लिया पूरे साल, लास्ट में हम लेते थे एग्जाम्स, पेपर लेते थे, उसमें जो मार्क्स आते उसके बिहाफ पे हम स्टूडेंट का असेस करते थे कि कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कौन डफर है
है ना। हम इंट्रीम टेस्ट लेना या फिर यूटी लेना ये सब चीज़ नहीं करते थे, जिससे क्या होता कि सही रिजल्ट नहीं आ पाते थे। हो सकता है कि लास्ट में जो बच्चा इंटेलिजेंट हो वो अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड नहीं था, ग्रेडिंग टीचर इंस्टेंट एजुकेटर एक्सेस देयर स्टूडेंट। यहाँ पर टीचर्स के ग्रेड देने का कोई भी स्टैंडर्ड नहीं था। एजुकेटर है वो स्टूडेंट को सीधा ही असेस मतलब मूल्यांकन करता था। ब्लैक बोर्ड, टेक्स्ट बुक ये सारी यूज करी जाती थी। बेसिक गोल क्या था क्लास का गोल था बस डिसिप्लिन मेंटेन करके रखो, ठीक है। यहाँ पर कोऑपरेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था कि स्टूडेंट के साथ में टीचर कोऑपरेट करे, नहीं बस ये टीम बनाने पर ध्यान देते, टीम बनाने पर भी ध्यान नहीं देते थे। मतलब कोई भी फोकस किस पे नहीं किया जाता था, कोऑपरेशन पर, टीम बिल्डिंग पर, ग्रुप लर्निंग पर, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेमोराइज पर, बच्चों को सिर्फ ये चीज़ याद करवानी है, बच्चों को सिर्फ ये चीज़ें बतानी है, इन्फॉर्मेशन देने पर ही फोकस करा जाता था, ठीक है। यहाँ पर लेक्चर यूज करे जाते थे। ये अपना हो गया ट्रेडिशनल। ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लास अपनी 4th 5th क्लास में बता दी थी, है ना। परसों करवाया था आपको मैंने ये टीचर सेंटर, स्टूडेंट सेंटर, इनमें भी आपको बता दिया था। तो ये इजी है, आपको ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, इजी इजी चीज़ें है, एक बार पढ़ने से भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं पढ़ाई रही हूँ आपको। ये देखिए ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड के मेरिट्स क्या है। मेरिट्स मतलब कि एडवांटेज क्या होती है इसके। एडवांटेज तो ये है कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, जहाँ पर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में हो ना, वहाँ पर लेक्चर मेथड होता है वो सूटेबल होता है, वहाँ पर ही बेस्ट टेक्निक होते हैं। अब 100 बच्चे क्लास में, तो लेक्चर देना ही इसके लिए क्या होएगा, सही होएगा। अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन डिस्कशन मेथड अपनाएंगे तो क्लास कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी, नॉलेज दी नहीं जाएगी, ठीक है। और ये क्या ट्रेडिशनल टीचिंग टेक्निक का हम यूज़ करेंगे तो इससे क्या होता है, एनी टाइप ऑफ स्टूडेंट बॉडी सिंपल, इससे सिंपल हो जाती है ये प्रोसेस। और ये क्या इकोनॉमिकल होती है, मनी और टाइम दोनों बचता है, मतलब कम मनी लगेगा, कम ही टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन हम दे पाते हैं। कोई प्रोजेक्टर वगैरह यूज़ नहीं करना पड़ेगा, तो मनी भी बचेगा, टाइम भी जल्दी जल्दी 40 मिनट में लेक्चर दे के चले जाएंगे। टीचर ग्रेट डील ऑफ कंट्रोल ओवर द डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी एंड द वे मटेरियल इज प्रेजेंटेड। जो भी मटेरियल वो प्रेजेंट कर रहा है, टीचर जो नॉलेज दे रहा है वो जल्दी जल्दी दे देगा, उसके ऊपर उसका जो कंटेंट दे रहा है उसके ऊपर, साथ ही साथ जो कंटेंट देने की प्रोसेस है उस पर पूरा कंट्रोल होएगा टीचर का, ठीक है। अगर बाई चांस उसको कोई चीज़ ना भी आती हो ना तो भी वो जल्दी जल्दी पढ़ के चला जाएगा। अगर इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे बच्चा तो बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे, जिससे टीचर है बिना घबराए कुछ भी बोल के जा सकता है ना। इसके क्या डीमेरिट है, डिसएडवांटेज क्या है कि इससे स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, है ना। और जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझ नहीं पाता है, उस कॉन्सेप्ट की नॉलेज को कम इम्पोर्टेंस दी जाती है, मतलब उसकी समझ को, कंटेंट समझ आया बच्चों की नहीं आया इस चीज़ पर फोकस नहीं करा जाता है। और स्टूडेंट है उनके अंदर मोटिवेशन नहीं होता, वीक लर्नर होते हैं ना वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं इस मेथड से, क्योंकि उनको पहले ही समझ नहीं आ रहा होता, ऊपर से उनकी इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होती। ये सिचुएशंस है। देर आर सिचुएशन व्हेन इवेल्युएटिंग स्टूडेंट यूजिंग कन्वेंशनल टीचिंग टेक्निक लीड टू एरर। कई बार ऐसे भी होता है कि जहाँ पर हम इस मेथड को यूज़ करते हैं ना वहाँ पर एरर्स, गलतियाँ होने की संभावना होती है, हम स्टूडेंट को सही से मुलाकित इवेलुएट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। टीचर्स हैव लेस एंड इंसेंटिव टू रिफ्लेक्ट। बच्चों में जो क्रिएटिविटी वगैरह होती है वो नहीं आ पाती है, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल मेथड हो गया। अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न टीचिंग मेथड। मॉडर्न टीचिंग मेथड है वो कौन सा है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, यानी कि लर्नर सेंटर्ड है। यहाँ पर क्या करते हैं हम, कम टाइम में ना ज़्यादा कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। मॉडर्न टीचिंग मेथड है वो क्या करता है, स्टूडेंट को इन्वॉल्व करता है। इसमें हम ऑडियो विजुअल टूल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्री यूज़ कर ली, यूट्यूब वीडियोज़ कर ली, मूक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, एजुकेशनल गेम, मोबाइल एप्लीकेशंस, ये सारे यूज़ होते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट सेंटर्ड है तो स्टूडेंट तो इन्वॉल्व होंगे, कंटेंट भी कवर कर लेंगे, ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है। बोथ टीचर स्टूडेंट कंट्रीब्यूट करेंगे, क्रिएट ऑफ नॉलेज, नॉट ए मैकेनिकल मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट है ना दोनों कोलैबोरेट करके, टीम वर्किंग करके ना नॉलेज को क्रिएट करेंगे, उसको समझेंगे। कॉम्प्रीहेंशन पर यहाँ पर फोकस करा जाएगा, यानी कि कंटेंट की समझ होनी चाहिए, ना कि मेमोराइज करना, सिर्फ लर्न नहीं करना, यहाँ पर समझाना भी इम्पोर्टेंट होता है। इससे क्या होता है, सेल्फ इवेल्युएशन भी कर सकते हैं बच्चे कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। डीमेरिट्स क्या होते हैं इसकी, डीमेरिट्स ये होते हैं कि बहुत ज़्यादा डायनेमिक बन जाता है, ठीक है। तो एजुकेटर मस्ट पिक अप एंड री लर्न न्यू एबिलिटी। इससे
जो एजुकेटर है ना, उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाती है, क्योंकि डायनेमिक होता है, बार बार चेंज करना पड़ता है ना, इसलिए बार बार एजुकेटर है ना, उनको नई नई एबिलिटी सीखनी पड़ती है। क्योंकि देखो नई नई आईसीटी टूल्स आ गए जिनका यूज़ करना पड़ रहा है, बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, वो नई नई स्ट्रेटेजी नई नई चीज़ें ले आते हैं, तो उस टीचर को ना बार बार उन चीज़ों को समझना पड़ता है। और इससे क्या होता है, ज़्यादा ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं हम टेक्नोलॉजी पर, एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, और अथॉरिटी है वो कम होती जाती है टीचर्स की। हम टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा बेस हो गए और टीचर है उसकी अथॉरिटी है वो कम होने लग जाती है, क्योंकि बच्चे वो खुद से सीखने लग जाते हैं तो टीचर को कम वैल्यू देते हैं। फिर इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, मनी भी होता है और एफर्ट भी बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सर्टेन कॉन्टेम्प्रेरी टीचिंग स्ट्रेटजी हैव एक्सक्लूसिव फोकस, बहुत ज़्यादा ही फोकस कर देते हैं कई बार हम। ठीक है, कई बार बिल्कुल ही फोकस नहीं कर पाते, एक्सक्लूसिव करते हैं कोई चीज़ें। ठीक है, बिकॉज देयर इज लेस टाइम टू बिल्ड रिलेशनशिप विद स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप डिमिनिश। इसमें क्या अब आईसीटी बेस्ड चीज़ें आ गई है, स्टूडेंट पे ज़्यादा फोकस करा जाता है, तो क्या होता है ना, स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, तो इससे टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। अब देखते हैं हम मीनिंग क्या होता है मॉडर्न टीचिंग का। ये स्लाइड आगे पीछे आ गई, पहले मेरिट्स आ गई इसकी, मॉडर्न टीचिंग मेथड की, अब मीनिंग आया है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि मीनिंग क्या होता है मॉडर्न का और अपने ट्रेडिशनल का, फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अपने क्या जाता है थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने में। ये जो लर्नर सेंटर्ड होती है मॉडर्न वाली, आईसीटी बेस्ड होती है, इसमें इंटरनेट मोबाइल बेस्ड लर्निंग इन सब का यूज़ करते हैं। इनकी करेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इसमें स्टूडेंट है वो इंगेज होते हैं, मॉडर्न टीचिंग मेथड है ये किस पे, ये अच्छे अच्छे गोल्स बनाने में, उसको एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसमें कोऑपरेटिव होते हैं स्टूडेंट और टीचर, है ना, नॉलेज है उसको समझाई जाती है, कंस्ट्रक्ट करी जाती है, ना कि याद करवाई जाती है। इनोवेशन होते हैं उसको अडॉप्ट करते हैं, डिपेंड होते हैं किस पे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर। अब है ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड और सपोर्ट सिस्टम। ये तो अभी पढ़ लिया था ना हमने कि चोक ऑन टॉक मेथड होता है ना, ये तो पढ़ चुके हैं। व्हाइट बोर्ड वगैरह यूज़ करते थे, ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। ट्रेडिशनल मेथड की मेरिट्स डीमेरिट्स हमने पढ़ लिया, अब ये भी पढ़ी है। ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में क्या क्या यूज़ करते थे हम, जो पुराने ज़माने की टीचिंग थी उसमें हम वाइट ब्लैक बोर्ड, टेक्स्ट बुक, चार्ट, इमेजेस, मैप, ग्लोब, फ्लैश कार्ड, फ्लिप कार्ड, साइंस लैब, वर्क बुक, ड्राइंग बुक, डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया, मैथ टूल, पजल्स, ये यूज़ करते थे। अब आईसीटी बेस्ड पढ़ते हैं, अपना थर्ड टॉपिक। कौन सा थर्ड, हमने अभी तक कौन सा पढ़ लिया, मॉडर्न पढ़ लिया और ट्रेडिशनल पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं आईसीटी बेस्ड। आईसीटी बेस्ड कौन से होते हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर वगैरह का यूज़ करते हैं। रोल ऑफ चाक बोर्ड ब्लैक बोर्ड क्लासरूम में, मतलब पहले क्या करते थे हम, चाक बोर्ड का यूज़ करते थे, ब्लैक बोर्ड का क्लासरूम में यूज़ करते थे। अब हमारे पास आ गया इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड जो कि वर्चुअल है, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड आ गया जो कि वर्चुअल है। एलसीडी प्रोजेक्टर की हेल्प से हम इसको क्या करते हैं, लर्निंग करवाते हैं, तो वो आईसीटी बेस्ड सिस्टम हो गया। ठीक है, ये कहते हैं यूज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईसीटी का एजुकेशन में यूज़ करते हैं ताकि हमारी लर्निंग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले और वो और ज़्यादा इन्हांस हो सके और नॉलेज को सही ढंग से क्या कर सके, डिलीवर कर सके, उसको हम बोलेंगे आईसीटी बेस्ड लर्निंग। ये ई लर्निंग आ जाएगा इसके अंदर, मोबाइल लर्निंग, ये मतलब कि पीडीएफ वगैरह से पढ़ना, कंटेंट से पढ़ना, मोबाइल से सीखना, एम लर्निंग हो जाएगी, वो सारा इसके अंदर शामिल होगा। इसमें लैपटॉप का यूज़ होता है, टेक्नोलॉजी ड्राइवर्स का यूज़ होता है, इंटरेक्टिव बोर्ड होता है, पावर पॉइंट वगैरह हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, माइक्रोफोन्स का यूज़ करते हैं लेक्चर्स को देने के लिए। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, मतलब हम अलग अलग एक्टिविटी कर करके इसमें सीखते हैं। डिजिटलाइजेशन आ गया, इससे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है साथ साथ हमारी। ठीक है, फिर टू मेन कंपोनेंट क्या होते हैं मॉडर्न टीचिंग के। मेन कंपोनेंट ये है कि इसमें फ्लिप्ड क्लासरूम भी आ जाता है। फ्लिप्ड क्लासरूम जो मैंने आपको बताया था कि होमवर्क है वो हम करेंगे क्लास में, और टीचर है पीडीएफ वगैरह स्लाइड वगैरह पहले ही बच्चों को दे देगा कि आप पढ़ के आओ, उसके बाद में समझाएगा। ठीक है, डिज़ाइन थिंकिंग क्रिएटिव आइडियाज़, इसमें क्या होता है, रियल लाइफ के केस है
वो दिए जाते हैं स्टूडेंट को, ताकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी आ सके, एनालिटिकल स्किल्स आ सके, क्रिएटिविटी आ सके। माइंड मैप का यूज़ करते हैं। माइंड मैप आपको बताया था मैंने कि ऐसे कॉन्सेप्ट कर लिया और उसके अलग अलग ब्रांचेस निकाल के हमने कोई चीज़ को एक्सप्लेन करा। जैसे कि टीचिंग के मेथड है, उसको हमने ऐसे एक्सप्लेन करा, टीचर सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड, ICT बेस्ड हो गया। ऐसे गेमिफिकेशन, गेम क्विज़ेस का यूज़ करके हम आइडियाज़ को खोजते हैं। फ्री ऑनलाइन लर्निंग करवाते हैं। ICT बेस में वर्चुअल रियलिटी लैब होगी, वर्चुअल ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हो गए, मूक्स वगैरह हो गए, इसके थ्रू ICT बेस्ड लर्निंग करवाते हैं। ठीक है, मेरिट क्या होती है और डीमेरिट्स क्या होती है ICT बेस्ड लर्निंग की। मेरिट तो ये है कि इंटरनेट वगैरह एक्सेस सभी के पास होता है, रिकॉर्डिंग मिल जाती है, हम सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग का यूज़ करते हैं तो ये मोर में इसकी डीमेरिट क्या होगी कि अब मॉडर्न मेथड को यूज़ करेंगे ICT बेस्ड को, तो इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल चाहिए, है ना, तो कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। अब है टूल कौन कौन से यूज़ करते हैं ICT बेस्ड लर्निंग में हम, लैपटॉप, पैड, पजल्स, टीचिंग ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि जैसे प्रोजेक्टर है उसे ऑडियो भी सुनाई देती है और विजुअल दिखाई भी देता है। फ्लैश एजुकेशनल गेम, CD DVD, इंटरेक्टिव बोर्ड्स, ये सब यूज़ करते हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS यूज़ करते हैं, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएगी, है ना। और कुछ और ICT टूल में ईमेल भी यूज़ करते हैं, टेंडम लर्निंग, कंप्यूटर बेस्ड वेब रिसोर्सेज, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, ये सब चीज़। अब हम पढ़ते हैं इवेल्युएशन क्या होता है। एजुकेशन इज ए डायनेमिक प्रोसेस। देखो, इवेल्युएशन मतलब कि मूल्यांकन करना, किसी चीज़ का इवेल्युएट करना। मूल्यांकन में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें हम दोनों के दोनों को कंसीडर करते हैं कि एक चीज़ है उसकी क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसकी क्या नेगेटिव है, दोनों दोनों एस्पेक्ट है वो हम इवेल्युएट करते हैं। तो इवेल्युएशन एक डायनेमिक प्रोसेस है जो कि ज़रूरी है किसके लिए, ऑन गोइंग असेसमेंट के लिए, हमेशा चलते रहने के लिए। असेसमेंट का मतलब ये होता है कि हम मूल्यांकन करेंगे कोई चीज़ क्या सही है क्या गलत है, उसके क्या पॉजिटिव पॉइंट है क्या नेगेटिव पॉइंट है। तो अगर हमें असेसमेंट करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वैल्यूएशन करते रहें। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस होती है उस पर ये बेस्ड है। ठीक है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन, ये कहते हैं कि कोई भी प्रोसेस अगर हम करते हैं तो उसको इवेल्युएशन करना जरूरी है, ताकि हम पता लगा सके हमारी ये प्रोसेस है वो सक्सेस हुई है नहीं हुई है। ठीक है, तो हम डाटा को पहले क्या करते हैं, गैदर करेंगे, यानी कि इकट्ठा करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे, एनालाइज करके उसको हम इंटरप्रेट कर देंगे, यानी कि उसकी व्याख्या कर देंगे, लास्ट में उसको इवेलुएट करेंगे। ठीक है, डाटा को पहले इकट्ठा करा, उसको एनालाइज करा, इंटरप्रेट करा, लास्ट में इवेल्युएशन कर देंगे, ये इवेल्युएशन प्रोसेस है। अब है इवेल्युएशन दो टाइप की होती है मेनली। मेनली किसके कितने टाइप की होगी, दो टाइप की मेनली बोल रही हूँ मैं आपको, सिर्फ दो नहीं बोल रही। ठीक है, पहली होती है नॉर्म रेफरेंस, दूसरी होती है क्राइटेरिया रेफरेंस। नॉर्म रेफरेंस कौन सी होती है, ये वो होती है जिसमें हम ईच स्टूडेंट परफॉर्मेंस को इमेजिनरी टिपिकल स्टूडेंट टू डिटरमाइन हाउ वेल दे परफॉर्म। नॉर्म में हम एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करते हैं, एक स्टूडेंट को दूसरे से कंपेयर करते हैं, इसका एक कीवर्ड है, ये याद कर लेना। ठीक है, नॉर्म में हम क्या करते हैं, इधर लिख देती हूँ, नॉर्म रेफरेंस। नॉर्म में हम वन स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से, अनदर स्टूडेंट से कंपेयर करते हैं। ठीक है, इन नॉर्म रेफरेंस इवेल्युएशन वी यूजुअली कंपेयर्ड वन स्टूडेंट टू अनदर स्टूडेंट। एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से हम कंपेयर करते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है। जैसे कि अपना नेट का रिजल्ट आता है, नेट JRF का रिजल्ट आता है, उसमें हम परसेंटाइल जो होते हैं ना, परसेंटाइल वो नॉर्म रेफरेंस में आता है। परसेंटाइल आता है वो किसमें, नॉर्म रेफरेंस में आएगी, क्योंकि परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, 99 परसेंटाइल का मतलब क्या हो गया कि हम 99 बच्चे हैं जिनके इतने 100 में से 100 आ चुके हैं, उनसे हम क्या है 19 बच्चों से आगे हैं। तो नॉर्म रेफरेंस क्या होता है कि इसमें एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से या फिर अनदर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है। तो ये वो वाली इवेल्युएशन हो गई है। ठीक है, जैसे कि अगर हम पास होते हैं या फेल होते हैं वो तो आ जाएगा क्राइटेरिया में, लेकिन हम आए हैं फर्स्ट, आए हैं फर्स्ट, किससे कंपेयर करा है हमने, बाकी स्टूडेंट से करा है कि सभी के 55 से ऊपर नंबर आया, ये तो या क्राइटेरिया कि पास होने के लिए क्या क्राइटेरिया था, क्राइटेरिया था पास होने के लिए कि 55 नंबर आने चाहिए 100 में से।
है ना। तो ये तो क्राइटेरिया में आ गया। लेकिन अब कोई बच्चा 95 लेके आया तो हम बोलेंगे फर्स्ट आया। क्यों बोलेंगे? क्योंकि 55 तो सभी के आए हैं, क्राइटेरिया तो सबने मीट कर लिया। लेकिन इस क्राइटेरिया से ज़्यादा, इन सारे बच्चों से ज़्यादा इसके आए हैं, कंपेयर करा ना, फिर उसको हमने निकाल दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो एक स्टूडेंट को दूसरे से कंपेयर करेंगे, वो तो आ जाएगा नॉर्म रेफरेंस में। और अगर हम एक कॉमन क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे ना, तो वो आ जाएगा क्राइटेरिया रेफरेंस में। ठीक है, क्राइटेरिया में। नॉर्म में क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे हम एक स्टूडेंट को दूसरे से, वन टू अनदर। अब इसमें क्या क्राइटेरिया में है कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएट यूजिंग ए प्री डिफाइंड लर्निंग स्टैंडर्ड, पहले से डिफाइन एक लर्निंग स्टैंडर्ड होता है। ये हायर एजुकेशन में टेक हैवी यूज ऑफ दिस एग्जाम। जैसे कि क्राइटेरिया हमारे नेट जेआरएफ के एग्जाम में क्या है कि पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारे कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी हम नेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया सेट कर दिया। क्या कर दिया? क्राइटेरिया सेट कर दिया कि इससे कम के आप बच्चे जो है, इससे कम स्कोर आया वो नहीं दे सकते पेपर। तो एक क्राइटेरिया आ गया कि एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। इसका कीवर्ड क्या है? एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, प्री डिफाइंड, यानी कि पहले से डिफाइन किया गया। ये पहले से ही डिफाइन कर दिया ना कि 55% है वो नंबर होने चाहिए। तो क्राइटेरिया रेफरेंस आ जाएगा। नॉर्म में हम एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको आज अच्छे से क्लियर हो चुका होगा इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन। कितने टाइप्स होते हैं इवेल्युएशन के? अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फंक्शन के अगर आधार पर हम देखें तो होते हैं प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और समेटिव। 4 टाइप की होती है फंक्शन के कार्य के आधार पर इवेल्युएशन। फिर हम देखेंगे अप्रोचेज के आधार पर। अप्रोचेज के आधार पर 2 होते हैं, एफएस, फॉर्मेटिव और समेटिव। और अगर हम देखें रेफरेंस के आधार पर तो नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरिया, मेनली तो ये 2 होगी जो कि इवेल्युएशन में काउंट होएगी। नॉर्म में हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं स्टूडेंट को। क्राइटेरिया में एक प्री डिफाइंड हमारे पास स्टैंडर्ड होता है कि 55 हो, जैसे हो गया, ये स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया हमने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहले इवेल्युएशन क्या टाइप है, पहले मैं देख लेती हूँ क्लास कितनी बड़ी होगी। टाइम पता नहीं लग रहा मेरे को। इवेल्युएशन आज करवाऊंगी आपको मैं, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाती है फिर। एक काम करती हूँ, आपको मैं अभी एक वैल्यूएशन करवा देती हूँ, उसके बाद में बाकी कल करवा दूंगी, या फिर करवा दूँ कंप्लीट? बताइए मेरे को। कंप्लीट ही करवा देती हूँ। ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है ना, फिर तुम लोग देखते नहीं हो। इस चक्कर में मैं सोच रही थी आज की कम लॉन्ग लूँ। हर बार 1 घंटे से ऊपर की चली जाती है। तो आज मैं सोच रही थी 30 मिनट की लूँ, ताकि आप इजीली देख पाओ। या फिर ले लेती हूँ ना, 1 आवर्स की तो कर ही देती हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन सिस्टम। कितने टाइप के इवेल्युएशन सिस्टम होते हैं? पहला होता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। अभी हमने 2 तो पढ़ चुके हैं ना पहले। 2 कौन कौन से पढ़ चुके हैं? नॉर्म रेफरेंस, जिसमें हम कंपेयर करते हैं, और क्राइटेरिया, है ना, जिसमें स्टैंडर्ड फिक्स होता है। अब हम पढ़ते हैं फॉर्मेटिव। अब इसका कीवर्ड क्या है? कीवर्ड पे ज़्यादा फोकस करना आप, जो मैं बोल रही हूँ उस पर। ठीक है, इसका यहाँ पे बता देती हूँ मैं आपको, खाली जगह ना इसकी, जो अपना फॉर्मेटिव होता है ना, यहाँ पे बता देती हूँ, इस पे ध्यान से। फॉर्मेटिव होता है ड्यूरिंग दी क्लास। क्या होता है? ड्यूरिंग दी क्लास, ये ध्यान रखना, क्लास के दौरान। फॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है? क्लासरूम के दौरान। और इसका एक और कीवर्ड क्या होता है? इम्प्रूवमेंट। क्या होता है? इम्प्रूवमेंट। इसमें इम्प्रूवमेंट पर फोकस करा जाता है। इसमें साथ ही साथ क्या होता है? फीडबैक। क्या होता है? फीडबैक। फीडबैक पर भी फोकस करा जाता है। साथ ही साथ इसमें जैसे कि हमने पोल पोल पता है ना आपको, क्लास में हम PYQ वगैरह करते हैं तो पोल मिलते हैं। पोल वगैरह इसमें शामिल हो जाएंगे। क्लास में टीचर है, उसने कुछ पूछा, डाउट्स को क्लियर कर देते हैं, डाउट्स क्लियर ड्यूरिंग दी क्लास। डाउट्स को क्लियर करते हैं ड्यूरिंग दी क्लास, तो वो किस में आ जाएगा? फॉर्मेटिव में आ जाएगा। ठीक है, और ये कब होते हैं? ये बिगनिंग में होता है, मतलब बिगनिंग का बोल दो या फिर ड्यूरिंग बोल दो, ड्यूरिंग सही रहेगा इसका, ड्यूरिंग। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं। देखिए फॉर्मेटिव, और हाँ एक चीज और,
जो डेली की अपनी क्लास होती है ना, डेली क्लास, वो किस में आएगी, वो फॉर्मेटिव में ही आएगी। जैसे अपनी डेली क्लास चल रही है फॉर्मेटिव, इसमें क्या होता है, कोई ग्रेड नहीं दिए जाते, कोई ग्रेड नहीं दिए जाते। अब आज की क्लास में आपकी ले रही हूँ, या फिर हम कॉलेज में जाते हैं, डेली डेली हमारी क्लास होती है, उसके कोई ग्रेड लगते हैं, नहीं लगते। ठीक है, हम जो डेली डेली क्लास लेते हैं उसके कोई भी ग्रेड है वो नहीं लगते हैं, तो इसमें नो ग्रेड, ये सारी चीजें इसमें शामिल होगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं आगे। फॉर्मेटिव एवेल्युएशन क्या होता है कि एक ऐसा असेसमेंट का टाइप होता है जो कि कंडक्ट करता है एज पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, ये सेंटर ऑन प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर के बीच में होती है, मतलब इसका मेन फोकस क्या होता है, बीच में, ड्यूरिंग में फीडबैक दिया जाता है। देखो इसमें भी बोला ना, फीडबैक दिया जाता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का, कि स्टूडेंट कैसा कर रहे हैं। ऑन गोइंग होती है, ये भी ध्यान रखना आप, ऑन गोइंग यानी कि चलती रहती है, ये प्रोसेस होती है जो कि थ्रू द इवेल्युएशन, इवेल्युएशन के थ्रू होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि एक इंटरनल असेसमेंट सिस्टम है, ये भी याद रखना है, कौन सी है, इंटरनल। ये क्यों बोला, देखो क्लासरूम में जैसे हम कॉलेज में जाते हैं, हम डेली डेली जो लेक्चर्स लेते हैं ना, वो इंटरनल ही तो है। इंटरनल असेसमेंट कैसे, अब डेली डेली टीचर आपको पढ़ा रहा है, जैसे सर ने कल मेरे को पढ़ाया टीचिंग के मेथड, मेरे को बोला कल याद करके लाना। ठीक है, फिर क्लास में आके मेरे को खड़ा करके और मेरे से सुन लिया, तो इससे डेली डेली टीचर को मेरी परफॉर्मेंस पता चल रही है कि इसने कितना पढ़ा है, ये इंटेलिजेंट है या फिर ये डम है, ये पढ़ती है नहीं पढ़ती, तो पता चलता है। तो इससे क्या होगा, टीचर मेरी इंप्रूवमेंट करेगा। अगर मैं नहीं याद करती हूँ, पढ़ाई नहीं करती हूँ, होमवर्क पूरा नहीं करती हूँ, टीचर डांट के डंडे मार के मेरे को सिखाएगा, इंप्रूवमेंट होएगा। साथ ही साथ हमारा फीडबैक है वो मिलता जाएगा टीचर को, कि ये कैसी लर्नर है, कैसा कैसे स्टडी करती है, कैसा नहीं करती है ना। तो इसमें क्या होता है, इम्फेसिस द प्रोसीजर ओवर द रिजल्ट, ये किस पे ध्यान देती है, इम्फेस मतलब जोर देना, बल देना, किस पे, प्रोसीजर पर जोर देगी, ना कि रिजल्ट पर। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर टीचर का मकसद क्या होता है, इसका मकसद होता है जो प्रोसीजर है, इसके सीखने की प्रोसेस है ना, वो अच्छी हो उसके, ना कि रिजल्ट अच्छा हो उसके। ठीक है, यहाँ पर फाइनल रिजल्ट नहीं है कि आज अगर मैं याद नहीं करके आई तो मैं फेल हो गई, नहीं। यहाँ पर अब मेरे को सिर्फ सिखाया जाएगा, प्रोसेस पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, मेरी इंप्रूवमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्टर एज्यूम करता है द फंक्शन ऑफ कोच, यानी कि इंस्ट्रक्टर है वो एक कोच की तरह काम करता है। ये पॉइंट्स आउट पर्टिकुलर मिस्टेक दैट मस्ट बी फिक्स्ड, यहाँ पर क्या पॉइंट आउट करता है टीचर, हमारी मिस्टेक को, हमारी गलती को, जो डेली डेली हमें पढ़ाते हैं सर, देखते हैं कि ये कहाँ पर इंग्लिश में जैसे वीक है, तो मेरी जो मिस्टेक होती है, या फिर मैंने कोई प्रोनाउंसिएशन गलत कर दी, प्रोनाउंसिएशन मैंने गलत कर दी, तो उस पर जो टीचर है ना वो पॉइंट आउट करेगा और उसको इम्प्रूव करवाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे को ग्रेड नहीं मिल रहा कि तू फेल हो गई, नहीं। और ये क्या, कंटिन्यूसली चलती रहती है। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, यूटिलाइज टू इन्हांस द कोर्स, हम इसको किस लिए यूज करते हैं, इस इवेल्युएशन को, ताकि हमारे जो कोर्सेज है उसको और ज्यादा इन्हांस कर सके, और ज्यादा अच्छा बना सके। ठीक है, आया समझ में आपको, कि ये ड्यूरिंग दी प्रोसेस होता है, मतलब डेली डेली हमें टीचर सिखाते हैं, हम पढ़ते हैं, तो हमारी इंप्रूवमेंट होती है, ताकि हमारा जो फाइनल एग्जाम है वो अच्छा हो सके। ठीक है, जैसे हम PYQ लगाते हैं डेली 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 डेली, तो वो किस लिए लगाते हैं, ताकि हमारी इंप्रूवमेंट हो सके, हम फाइनल एग्जाम के लिए रेडी हो सके। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक क्या होता है, देखो नाम से पता चला, डायग्नोस करना, किसी चीज का पता लगाना। ठीक है, मतलब उसकी क्या डायग्नोस है, क्या उसकी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना, प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना। डायग्नोस आपने और कहीं सुना होगा, याद करिए, जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो हमारी क्या करता है, डायग्नोस करता है कि क्या बीमारी है आपके, क्या करता है, डायग्नोस करता है, किसको, डाइसीज को, बीमारियों को डायग्नोस करता है। वो हमें थर्मामीटर लगाता है हमारे मुंह में और चेक करता है कि मेरे क्या प्रॉब्लम है, कि कहीं तेरे फीवर तो नहीं है, फीवर को डायग्नोस करेगा। वो हमसे सिम्टम्स पूछता है कि आपके क्या हुआ है, कि आपको खांसी आती है, पूछेगा कि आपका सर में दर्द होता है, या फिर पूछेगा कि आपको नींद सही से आती है। तो वो क्या कर रहा है, वो डायग्नोस कर रहा है, पता लगा रहा है कि मेरी प्रॉब्लम्स क्या है ना। वो बैकवर्ड पूछता है कि कल रात को आपने क्या खाया था, है ना। वो अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमारा पेट कुछ सही नहीं लग रहा है, हमारी प्रॉब्लम है, तो हमसे क्या पूछेगी, कल रात को आपने क्या खाया था, आप क्या खाते हो। तो बैकवर्ड जाके देखता है ये, है ना। पास्ट परफॉर्मेंस देखता है अपनी, क्या देखता है, पास्ट परफॉर्मेंस देखता है।
कि पास्ट में आपने क्या खाया, कल रात आपने क्या खाया था, वो चीज पूछता है। तो वो क्या करेगा, डायग्नोस करेगा, पता लगाएगा कारण का, प्रॉब्लम्स का पता लगाता है, रीजंस देखता है, रीजन बिहाइंड दिस, रीजन बिहाइंड यानी कि इसके पीछे कारण क्या है वो देखता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन होती है, वो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द कोज, देखो कोज पता लगाता है, कारण पता लगाता है, रीजन पता लगाता है। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन ऑफ एसोसिएट इशू की, प्रॉब्लम क्या है उसका इशू का पता लगाता है। ठीक है, देयर फॉर मोर थ्रू एंड स्पेसिफिक, इसलिए ज्यादा स्पेशल होती है। ठीक है, द फॉलोइंग आर द मेन आइडिया सराउंडिंग द डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है वो क्या करती है, वो फोकस करती है रीजंस पे बिहाइंड लर्निंग डिफिकल्टी, वो देखती है बच्चों को सीखने में ना प्रॉब्लम क्यों आ रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, क्या देखेगा इसके पीछे कारण क्या है, प्रॉब्लम्स आ किस वजह से रही है। जैसे कि मैं हूँ, मैं कोई भी ना इंग्लिश के क्वेश्चन याद नहीं कर पा रही हूँ, तो टीचर क्या करेगा, इंग्लिश के क्वेश्चन याद नहीं कर पा रही तो वो रीजन देखेगा मेरा, कि रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे रीजन क्या है, मैं इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ पाती हूँ ढंग से। फिर उसको, उसने जब रीजंस देखे बिहाइंड, बैकवर्ड जाके देखा तो उसको पता चला मेरे को तो बेसिक ही नहीं आता इंग्लिश का, इंग्लिश की ग्रामर ही नहीं पता मेरे को, क्या नहीं पता, ग्रामर ही नहीं पता। तो ये मेरी क्या है, प्रॉब्लम्स है, ये कोज है, ये रीजन है जिसकी वजह से मेरी अब इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, लर्निंग में मेरी डिफिकल्टी आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि मेरे को इंग्लिश की बेसिक ही नहीं पता, ग्रामर ही नहीं पता, इसलिए। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, कोज देखते हैं, रीजन देखते हैं, ये ऑल एक्सक्लूसिव है। ठीक है, इट आइडेंटिफाई द कोज, ये कोज देखती है, इश्यूज को देखती है, जिसको हम क्या कर सके, रिकमेंडेशन फॉर फिक्सिंग, ताकि हम वो सारे कोर्स देखते हैं ताकि हम जो लर्निंग डिफिकल्टी है ना उसको फिक्स कर सके, उसको सही कर सके, उसको सोल्व कर सके। ठीक है, देखिए जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है पिक्चर में, कि ये क्या करता है, ये देखता है कि पौधे की इवेल्युएशन इज टू जज क्वालिटी, ये क्वालिटी को जज करना चाहता है। टू शॉर्ट एंड नॉट इनफ लीव्स, ये देखता है कि ये प्लांट है ना, ये प्लांट ये इतना उतना पड़ा है, ना तो ये बढ़ रहा, इंक्रीज हो रहा, ठीक है, और ना ही ये जो इसकी लीव्स है वो बढ़ रही है। ठीक है, और ये फ्रेश नहीं है, ये बिल्कुल लेजी टाइप का है, आलसी टाइप का पौधा है, ये बढ़ नहीं रहा। तो इसके पीछे का ये क्या पता लगाता है, रीजन कोज पता लगाता है कि क्या बात है, किसकी वजह से ये बढ़ क्यों नहीं रहा। फिर इसने इसने सोचा मेरे को इसकी क्वालिटी इंक्रीज करनी है, ठीक है, इसमें इंप्रूवमेंट लेके आनी है, इसकी क्वालिटी अच्छी करनी है। तो इसने कोज पता लगाया कि सन है, इसका कोज क्या है, सन, सन की धूप ना मिलने के कारण, रोशनी नहीं मिलने के कारण, लाइट ना मिलने के कारण ये बढ़ नहीं रहा। तो इसने फिर क्या किया, उस प्रॉब्लम को सोल्व करा कि सन के आगे रख दिया इसको। ठीक है, तो ये पता लगा लिया। जैसे डॉक्टर के पास ये गया है तो ये डॉक्टर इससे पूछ रहा है ना कि आपने क्या खाया था क्या नहीं खाया। ठीक है, आई विल डू सम टेस्ट, मैं आपके कुछ टेस्ट करूंगा, रेदर देन गिव यू गैस, आपको कुछ गैस देने से, मतलब कि तुक्का मारने से अच्छा मैं पहले आपके टेस्ट करूंगा, जिससे मेरे को पता क्या पता चल जाए, कोज पता चल जाए, कारण पता चल जाए। ठीक है, रीजन पता चल जाए कि किस कारण से आप बीमार हुए हैं। तो डॉक्टर के पास हम जाते हैं, सबसे पहले टेस्ट इसीलिए करता है, डायग्नोस्ट का पता लगा सके, बीमारी का पता लगा सके। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या होती है। अब हम बढ़ते हैं समेटिव इवेल्युएशन क्या होती है। समेटिव इवेल्युएशन वो होती है कि ऐसा, देखो इसका भी मैं पहले आपको कीवर्ड बता देती हूँ। ठीक है, इधर लिख देती हूँ थोड़ा सा इसको क्लीन करके। समेटिव जो होती है ना वो होती है एट द एंड ऑफ द ईयर। समेटिव, देखो समेट लिया सारा कुछ, समेटिव इसे मतलब समेट लिया, ऐसे याद कर सकते हो, समेट लिया यानी कि सारा का सारा एंड में, सारा सारा सामान हम कब समेटते हैं, जब हमें कहीं जाना होता है या कुछ खत्म हो चुका है, हम कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जब तक ठीक था, जैसे ही प्रोजेक्ट एंड हुआ हमने सारा समेट लिया, तो एंड ऑफ ईयर होता है ये। यहाँ पर हम बच्चों को ग्रेड्स देते हैं, ठीक है, मार्क्स देते हैं, पोजीशन देते हैं कि आपकी ये पोजीशन आई है। ठीक है, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ रिजल्ट पता लगता है हमें कि हम पास हुए या फेल हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फीडबैक नहीं होता ड्यूरिंग, दो एट एंड दी एंड क्या होता है, जैसे हमारे एग्जाम्स होते हैं वो किस में आएंगे, वो समेटिव में आएंगे, क्योंकि इसमें अपने को फाइनल एग्जाम, फाइनल रिजल्ट पता चलता है और हमें ग्रेड मिलते हैं, हमें पोजीशनिंग मिलती है। ये देखिए, असेसमेंट प्रोसीजर कैरिड आउट द कंक्लूजन, ये कंक्लूजन होता है प्रोग्राम का, किसी कोर्स का, कि हमने द आउटकम व्हाट मैटर्स मोस्ट, कि क्या आउटकम हमारा आया है,
ये क्या करता है, वेदर और नॉट द प्रोग्राम गोल हैज बीन अकम्प्लिश्ड, ये बताता है हमें कि हमने हमारा गोल है वो कंप्लीट कर लिया नहीं कर लिया। जैसे कि नेट के एग्जाम का रिजल्ट, नेट जेआरएफ का एग्जाम है, उसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होएगा, वो आएगा समेटिव में। इसका एग्जाम क्या था, अपना एग्जाम था समेटिव, समेटिव इवेल्यूशन था, जिसका रिजल्ट अब आया तो हमें पता चला हमारा अगर जेआरएफ क्लियर हो गया इट मीन्स हमने अपना गोल अचीव कर लिया, अगर जेआरएफ क्लियर नहीं हुआ इट मीन्स हमने कि अपना जो गोल है वो अचीव नहीं किया। तो इससे अपने को क्या पता चलता है, गोल कहाँ तक हमने कंप्लीट करा है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है समेटिव इवेल्युएशन की, कि एक एक्सटर्नल होती है, यानी ये बाहरी व्यक्ति हमारा क्या करता है, मूल्यांकन करता है, हम दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, एक्सटर्नल है ये रिजल्ट पर, फाइनल प्रोडक्ट पर फोकस करती है कि क्या रिजल्ट है, क्या फाइनल प्रोडक्ट आपका। टर्म पेपर, पेपर्स होते हैं हमारे, प्रोजेक्ट होते हैं, रिपोर्ट कार्ड हो गए, अचीवमेंट है, ये सारे इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। स्टूडेंट आर टेस्टेड आइदर बाइनरली एंड एनुअली, या तो इनको एक साल में एक बार या फिर 2 बार, ठीक है। जैसे कि हाफ ईयरली सेमेस्टर सिस्टम होता है कॉलेज में, कॉलेज के फाइनल एग्जाम किस में होते हैं, सेमेस्टर सिस्टम में होते हैं। डिस्टेंस या प्राइवेट करते हैं तो ईयरली होते हैं हमारे एग्जाम, है ना। जैसे जेआरएफ का एग्जाम अपना 2 बार होता है, तो ये 2 बार भी हो सकते हैं, एक बार भी हो सकते हैं। इससे हमें फेल पास का पता चलता है, तो ये समेटिव में आ गया। जैसे कि देखो ये टेस्ट दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं एकदम, जो फाइनल एग्जाम के होते हैं वो। और अपने जो देखो सेमेस्टर के बीच में जो यूटी वगैरह होते हैं ना, सेमेस्टर के बीच में यूटी हो गया, एफटी हो गया, वो सारे क्या आते हैं, वो सारे आते हैं इंट्रीम में, इसमें आते हैं इंट्रीम में। देखो जो ड्यूरिंग क्लास होते हैं वो तो आगे अपने फॉर्मेटिव में, एट दी एंड होते हैं वो समेटिव में हो गए। और जो बीच बीच में जिसके ग्रेड वगैरह नहीं लगते, जिसके थोड़े से मार्क्स लगते हैं, बस वो देखने के लिए कि आगे जो फाइनल एग्जाम की, देखो फाइनल, ये क्या हो गया, हाँ, फाइनल एग्जाम को अच्छा बनाने के लिए, फाइनल एग्जाम को अच्छा बनाने के लिए हम जो यूटी वगैरह देते हैं वो आ जाएगा इंट्रीम में, इन तो रिम, इंट्रीम एग्जाम में आ जाएगा, इंट्रीम इवेल्युएशन यानी कि बीच की इवेल्युएशन, ठीक है। तो अभी हमने कितने पढ़ लिया है, आज हमने करा है, मैं आपको दिखाती हूँ, रुको, उसके बाद में हम क्या करते हैं, क्लास को वाइंड अप करेंगे, बाकी का कल करेंगे, फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्लास अदरवाइज। आज हमने पढ़ा है, देखो कितना पढ़ लिया आज हमने, देखिए कल, हाँ यहाँ तक छोड़ा था ना हमने, आज हमने पढ़ा था नेशनल कोऑर्डिनेटर से स्टार्ट करा था, मैं इंक चेंज कर लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। आज हमने स्टार्ट करा नेशनल कोऑर्डिनेटर से, ये टॉपिक पूरा कवर हो गया अपना, ठीक है। फिर हमने इसकी थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, ये पढ़ लिया। फिर हमने इसके सारे कोऑर्डिनेटर की फुल फॉर्म वगैरह और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो पढ़ी हमने। उसके बाद में हमने पढ़ा स्वयं प्रभा, है ना, क्या पढ़ा हमने, स्वयं प्रभा पढ़ा। स्वयं प्रभा के बाद में हमने क्या पढ़ा, इसके कोऑर्डिनेटर वगैरह, मूक पढ़े हमने, मूक्स क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड और सपोर्ट सिस्टम क्या होता है ना, इसकी मेरिट डिमेरिट्स पढ़ी, करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। फिर हमने पढ़ा था मॉडर्न टीचिंग मेथड कौन सा होता है। फिर हमने पढ़ा आईसीटी बेस्ड, है ना, ट्रेडिशनल मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड, इसमें कौन से टूल यूज होते हैं। फिर हमने पढ़ा इवेल्युएशन सिस्टम, इवेल्युएशन में 2 टाइप के पढ़े थे, नॉर्म और क्राइटेरिया। नॉर्म में मतलब एक स्टूडेंट को दूसरे से कंपेयर करना, बाकी स्टूडेंट से कंपेयर करना। क्राइटेरिया मतलब कि प्री डिटरमाइंस जो सेट होते हैं, जो स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे कि 55% अपने मार्क्स हो गए आज के टाइम में, है ना। फंक्शन के हिसाब से हमने 4 टाइप की देखी, प्ले इवेल्युएशन नाम देखे हमने, इसके अप्रोच के हिसाब से 2 देखी। फिर हमने नॉर्म और क्राइटेरिया। फिर हमने इवेल्युएशन सिस्टम फर्स्ट पढ़ा फॉर्मेटिव, जो कि ड्यूरिंग द ईयर होता है, ड्यूरिंग द क्लास होता है, जिसमें फीडबैक होता है, वो एक ग्रेड नहीं मिलता। डायग्नोस्टिक में हमने देखा कि कोज क्या है, रीजन क्या है कोई प्रॉब्लम का। और समेटिव में हमने देखा कि एट द एंड में जो होती है ईयर्स में, जिसमें ग्रेड मिलते हैं हमें, है ना। तो आज हमारा हो गया है कहाँ तक, 148 तक हो गया, ठीक है। उसके अपने टोटल पेज है 161 तक पेज है, 161 तक पेज है, जहाँ तक आपका सिलेबस एनटीए ने दिया ना, 161 पेज तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम बाकी चीज़ें करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा, अगर आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ वगैरह के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखना, बाय बाय।